everyone and welcome back to my channel. Today in this lecture we are going to know in detail what authority, responsibility, centralization and decentralizations are. So let us start with the topic authority. Authority is the legitimate right of position holder to give orders to other and get those order obeyed. This right regulates the behavior of subordinate to act or not to act in a certain way. तो अथॉरिटी जो है वो एक लेजिटिमेट राइट होती है एक पोजीशन होल्डर की। लेजिटिमेट राइट मतलब कि जो पावर्स जो है उसको लीगली उस पोजीशन के वजह से उसको अकॉर्ड की गई हैं, उसको मिली हैं। तो उस पोजीशन होल्डर की ये एक लेजिटिमेट राइट होती हैं जिसके थ्रू वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो है ऑर्डर देता है और ये सब ऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उन सारे ऑर्डर्स को वो ओबे करे और उनको फॉलो करे। इन ऑर्डर्स के थ्रू और इन राइट्स के थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स का बिहेवियर है वो रेगुलेट किया जाता है कि ये जो राइट है वो रेगुलेट करती हैं हर एक सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को कि किसी भी अनसर्टेन वे में उनको किस तरह से एक्ट करना है और किस तरह से रिएक्शन नहीं देना है या किस तरह से एक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट इन्वॉल्व्स गिविंग अथॉरिटी टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन टू गेट थिंग्स डन। It is one of important factor in process of organizing and it is essential to the existence of formal organization. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी पोजीशन को कुछ पावर्स अकॉर्ड करना। ये जो पावर्स हैं उन पोजीशन को इसलिए दी जाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम इन पावर्स के थ्रू अचीव करवा पाएँ। और ऑर्गेनाइजेशन में हमें दूसरे इंडिविजुअल से क्योंकि काम करवाना होता है इसलिए हर एक पोजीशन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटीज़ जो हैं वो अकॉर्ड की जाती हैं। तो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अथॉरिटी हैं इनका एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को या ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क होते हैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू अगर हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करवाना चाहते हैं तो फीचर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कुछ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटीज़ को, जैसे कि फर्स्ट, इट इज़ ऑथराइजेशन टू मैनेजर टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। ठीक है, जो अथॉरिटी हम एक पोजीशन को देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी मैनेजरियल पोजीशन को अगर हमने कुछ अथॉरिटी दी है तो उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो मैनेजर अपनी पावर्स को यूज़ करेगा और एक सर्टेन वे में एक्ट करेगा। तो एक मैनेजर के पास जितनी अथॉरिटी होती है उतना ही एक्शन वो ऑर्गेनाइजेशन में ले सकता है, उस अथॉरिटी के बियॉन्ड वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। Second is a manager delegates authority out of the authority vested in him and cannot delegate authority which he does not possess. तो मैनेजर क्या करेगा, अपने असिस्टेंट मैनेजर को उतनी ही अथॉरिटी दे सकता है जितनी अथॉरिटी उसके पास है, उसके अबव वो कोई भी अलग अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को, जैसे कि सबऑर्डिनेट उसका असिस्टेंट मैनेजर होता है तो उसको अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा वो कोई भी अथॉरिटी नहीं दे सकता। जो अथॉरिटी उसके पास है उसी में से कुछ पावर वो अपने असिस्टेंट को दे देगा। Third is authority once delegated can be enhanced, reduced or withdrawn depending on the situation and requirements. तो अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जिस पोजीशन को दे दी तो वो परमानेंटली सारी अथॉरिटी उस पोजीशन से स्टिक ऑन हो गई हो। ये जो अथॉरिटी है इनको हम फर्दर बढ़ा भी सकते हैं, इन अथॉरिटी को हम कम भी कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी अथॉरिटी हम वापस भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हैं। Fourth is delegation of authority is always to the position created through the process of organizing. The individual occupying a position may exercise the authority so long as he holds the position. तो जो अथॉरिटी है वो किसी पर्सन को नहीं मिलती हैं, वो अथॉरिटी एक पोजीशन को मिलती हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजिंग में उस पोजीशन पे एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है तब तक उसके पास वो अथॉरिटी होंगी। जिस दिन वो उस पोजीशन को छोड़ देगा सारी की सारी अथॉरिटी भी उसके हाथ से चली जाती हैं। अल्टीमेटली ये जो अथॉरिटी है वो पोजीशन को दी गई है, ना कि किसी पर्सन को। फिफ्थ पॉइंट इज इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। तो स्पेसिफिक अथॉरिटी और जनरल अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? स्पेसिफिक वो होती हैं जो स्पेसिफिक एक पोजीशन को अलग से दी गई हैं अथॉरिटी। जनरल अथॉरिटीज़ वो होती हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि एक मैनेजर है तो उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये अथॉरिटीज़ जो है स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास कुछ जनरल अथॉरिटीज़ होती हैं जो सारे मैनेजर्स के पास होगा, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट,
HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सबके पास कुछ जनरल अथॉरिटीज़ भी होंगी जो सबके पास एक जैसी होंगी, और कुछ इंडिविजुअल्स के कुछ पोजीशंस के पास जो है स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जो बाकी के डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के पास ना हो। नाउ द नेक्स्ट topic is responsibility. It is the obligation of position holder to carry out assigned activity to the best of his ability. Thus, it is in the फॉर्म ऑफ ड्यूटी ऑफ पोजीशन होल्डर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये एक तरीके के ऑब्लिगेशन होते हैं हर एक पोजीशन होल्डर की, जिसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज़ को बेस्ट वे में कैरी आउट करती हैं, जो भी एबिलिटीज़ उनके पास है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो हर एक इंडिविजुअल से स्ट्रिक्ट रहती हैं। अगर उसने उस काम को कंप्लीट नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। मतलब अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका जवाब वही इंडिविजुअल देगा जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इसका मतलब कि ये हर एक पोजीशन होल्डर की ड्यूटीज़ होती हैं जो उसको ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी ही होती हैं। अदरवाइज़ उसका जो जवाबदेही है वो वही इंडिविजुअल होगा जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। तो ही वुड बी अकाउंटेबल फॉर वॉट वर्क ही हैज़ बीन असाइंड। Responsibilities arise because of superior subordinate relationship in which superior assigned activities to his subordinate as he is not in a position to carry out all activities assigned to him by his superior. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बेसिस पे जो है दी जाती हैं या फिर असाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके बेसिस पे वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने असिस्टेंट मैनेजर को दे देगा। तो असिस्टेंट मैनेजर उसका सबऑर्डिनेट होगा और मैनेजर जो है वो सुपीरियर है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देगा वो उसको निभानी पड़ेंगी। तो मैनेजर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट मैनेजर को देगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है असिस्टेंट मैनेजर को निभानी होंगी। ऐसा मैनेजर क्यों करते हैं? क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले एक मैनेजर नहीं निभा सकता। तो वो क्या करेगा, अपने वर्क को फर्दर डिवाइड करेगा और अपने लोअर लेवल को देगा। तो ऐसे ही फिर असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, वो वर्क को डिवाइड करेगा और जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको वो बाकी के वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन कर देगा। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। In turn, a subordinate does the same thing. He assigns some of the activities to his subordinate. तो इसी तरह क्या है, मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, असिस्टेंट मैनेजर फर्दर अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। फॉर गेटिंग थिंग्स डन बाय हिज सबॉर्डिनेट ही नीड्स अथॉरिटी विच इज़ डेलीगेटेड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अथॉरिटीज़ हमें असाइन की जाती हैं, जैसे मैनेजर को कुछ अथॉरिटी दी तो उसमें से कुछ अथॉरिटी वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को दे देगा, असिस्टेंट मैनेजर उसमें से कुछ अथॉरिटी अपने फर्दर एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू हिज सुपीरियर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ असाइन ड्यूटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमेशा अपवर्ड फ्लो होती हैं। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे वाला जो वर्कर है वो अपने एम्प्लॉय को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एम्प्लॉय है वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा कि उसने कितना काम किया है, क्या चीज़ पेंडिंग है, और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो इसी तरह अपने मैनेजर को बताएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमेशा अपवर्ड फ्लो होती हैं और जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत है कि हमें अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। अगर हम अपने एक्चुअल रिजल्ट को, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो हमें फर्दर अपने अथॉरिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ ऑथराइजेशन ऑफ एक्शन। ऑथराइजेशन ऑफ एक्शन मतलब कि जो भी एक्शन हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में वो एक्शन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे या दूसरे लोग उन एक्शन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए हम फर्दर अथॉरिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं। तो अथॉरिटी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक तरीके के फियर को भी एंडर्ज करती है कि अगर ये काम हमने नहीं किया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही होंगे। तो ऑथराइजेशन ऑफ एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्दर अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। थर्ड वन इज़ डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक। तो अथॉरिटी के वजह से एक कंट्रोल आता है हमारे एक्शन में कि जो मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को काम दिया है, अगर वो काम नहीं करता है तो मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी है कि हो सकता है कल को वो उसकी सैलरी कट कर ले। तो इस डर से वो क्या करेगा, वो अपने एक्शन को कंप्लीट करवाएगा।
तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अथॉरिटी के बेसिस पे एक कंट्रोल टेक्निक भी लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह हम अपने टारगेट्स को हम अचीव करा सकते हैं एक कंट्रोल्ड या एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। फोर्थ वन इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अथॉरिटी की वजह से इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि जो भी टास्क हमें दिए गए हैं उनको हमें इफ़ेक्टिवली मतलब 100% हमें उनको अचीव करना है। फिफ्थ वन इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो अथॉरिटी की वजह से एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है क्योंकि हम हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे पावर दे रहे हैं और उन पावर का यूज़ जब कोई भी इंडिविजुअल करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, मतलब वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को भी अपने अंदर डेवलप करवा पाता है। सिक्स्थ वन इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर हमारे पास पावर है तो हर एक एम्प्लॉय उसके बेसिस पे मोटिवेट होकर काम करता है, तो अथॉरिटी जो है एक इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन को भी लेके आती है। सेवेंथ इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो अथॉरिटी जब हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी फर्दर तो उससे जो है हमारा वर्क एनहेंस होता है, हम अपने काम को 100% कंप्लीट करते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। अल्टीमेटली हम फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को, क्योंकि हम अच्छे से अच्छे टारगेट्स यहाँ पे बना सकते हैं और एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के साथ उन टारगेट्स को फर्दर अचीव कर पाएंगे। एट्थ इज़ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो अथॉरिटी से जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की भी बनती है, जिसको हम मैनेजमेंट हायरार्की बोलते हैं। मतलब जो टॉप लेवल है उनके पास ज़्यादा पावर है, मिडिल लेवल के पास टॉप लेवल से कम पावर है और लोअर लेवल के पास जो है वो मिडिल लेवल से कम पावर है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की हायरार्की यहाँ पे हमने सेट की है। नेक्स्ट इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि जो लोअर लेवल है वो रिस्पेक्ट करता है अपर लेवल की कमांड्स की और अपर लेवल क्या करता है, टारगेट्स को अटेंड करने के लिए कमांड्स लोअर लेवल तक फ्लो करवाता है। और इसके बेसिस पे हर एक लेवल में हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा होते जाता है। 10th इज़ रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। तो इसके वजह से मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो रहा है, क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ उसको दी गई हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी गई हैं, वो क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे। 11th इज़ बेसिस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो अथॉरिटाइजेशन जो है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का एक बेस होता है, क्योंकि सुपीरियर के पास ज़्यादा पावर होती है, सबॉर्डिनेट के पास उससे कम पावर होती है। तो सबॉर्डिनेट क्या करता है, अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को ओबे करता है और उन ऑर्डर्स को फर्दर वो फॉलो करता जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि ये लेक्चर अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।